जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमारे पूरे भारत राज्यांग के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि इन्हें कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिएगा, डिफेंस एग्जाम में भी फंडामेंटल राइट्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक क्विक रिविजन कराऊंगा। मैं आपसे अश्योरेंस देता हूं कि बाय द टाइम यू फिनिश दिस वीडियो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स पर आपको ग्रिप आएगी और एक ओवरऑल रिवीजन आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स का हो जाएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जैसा कि हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 ये सभी फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही कंसिडर किए जाते हैं। वैसे तो कोर फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है, जिनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 12 आपको बताता है स्टेट का डेफिनेशन क्या है, और आर्टिकल 13 हमें बताता है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को लेकर वो नल और वॉइड होगा, यानी कि कोई भी इस तरीके का रूल एंड रेगुलेशन बना नहीं सकते, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दी जा चुकी हुई है। अब देखिए, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें दरअसल मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और हमने इसका इंस्पिरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स से लिया हुआ है। अब ये सभी ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें सभी सिटीजन्स के लिए जो है फर्दर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पॉलिटिकल राइट्स को हमें प्रोवाइड करते हैं, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजियन, जेंडर एक्सेट्रा, सभी को ये इक्वली दिए जाएंगे। और सबसे खूबसूरत सी बात इन फंडामेंटल राइट्स की ये है कि ये इन्फोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट कचहरी के पास जा सकते हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो करंटली 6 सब कैटेगरीज या फिर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण किसी का भी नहीं हो सकता, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि ज्यादातर माइनॉरिटीज के राइट से रिलेटेड है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आइए इन सभी के बारे में इन डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आ जाता है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14 अगर आप उठाकर देख लें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ पर राज्यांग हमें प्रॉमिस दे रहा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, जेंडर एक्सेट्रा सभी के लिए लॉ एक ही होगा। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सभी लॉ के आगे सेम ही होंगे, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 15 हमें बताता है प्रोहिबिशन होना करेंगे हम, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एक्सेट्रा। अब देखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो आर्टिकल्स में, सर दोनों इक्वालिटी के बारे में ही तो हैं। वैसे तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 पूरे इक्वालिटी के बारे में ही है। आर्टिकल 14 प्रॉमिस करता है कि सभी लॉ के आगे इक्वल होंगे, और आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। तो बहुत ही टेक्निकल सा अंतर इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में है। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो वो प्रॉमिस करता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पर किसी भी तरीके का ऊंच नीच नहीं होगा और सभी समान ही यहाँ पर होंगे। आर्टिकल 17 छुआछूत, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सीधा आपको उठा के जेल में ही बिठा देंगे। और 18th वन इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जो एक जमाने में हमारे देश में बहुत ही फेमस थे, राव बहादुर, दीवान, सुल्तान, ठीक है, इस तरीके के टाइटल्स हम ले नहीं सकते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, देखिए वो टाइटल्स नहीं है, वो अवार्ड्स हैं। ठीक है, वो अवार्ड्स हैं, या तो डिफेंस या फिर मिलिट्री या फिर सिविलियन अवार्ड्स वो होते हैं, वो किसी भी तरीके के टाइटल्स नहीं है। तो टाइटल्स यहाँ पर अबॉलिश किए जा चुके हुए, कोई भी भारतीय टाइटल्स नहीं ले सकता, क्योंकि टाइटल्स लेने से अगेन ऊंच नीच आ जाता है। ठीक है, so बिकॉज ऑफ दैट टाइटल्स हैव बीन अबॉलिश्ड। आइए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम दिया जा चुका हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर दो है, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 19 अगेन फर्दर 6 राइट्स आपको गारंटी करता है। सबसे पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, खुले तौर पर आप अपने आप को न जाहिर कर सकते हैं। एक और चीज भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सभी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेक्रोसेंट या एब्सोल्यूट नहीं है। सर ये कैसी बात हुई, आप ही ने तो कहा कि अगर उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कल को कोई एक उन्माद व्यक्ति बाहर जाता है, हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा करवाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में उसे कटघरे में खड़ा करे तो वो ये कहे कि देखो आर्टिकल 19 में आप ही ने फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे दिया, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे?
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी चंद लिमिटेशंस बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो एनिमिटी ना बढ़ाए किसी के बीच, पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय ना करे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट जस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, पूरे फंडामेंटल राइट्स भी जो वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तीसरा, राइट टू एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह में भी आप खुद को ना फॉर्म कर सकते हैं। राइट टू मूवमेंट एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू रेसिडेंस, कहीं पर भी आप जाकर जी सकते हैं, एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। ये 6 सबसेक्शंस हैं आर्टिकल 19 में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जितना आपका गुनाह उतना ही आपकी सजा। एक गुनाह के लिए एक से ज्यादा बार आपको अरेस्ट करके सजा वगैरह नहीं देंगे। ऑफेंस, स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए अक्यूज्ड के लिए यहाँ पर सर्टेन इंपॉर्टेंट से प्रोटेक्शंस यहाँ पर दिए जा चुके हुए हैं। आर्टिकल 21 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये थोड़ा बहुत वेग स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, तो जब जब सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ती है तो वो इसे इंटरप्रेट करके हमें बता देता है। बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली हादिया का केस हुआ था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि इवन मैरिंग अ पर्सन ऑफ योर ओन लव और समवन विद होम यू लाइक, it is also comes under the fundamental right under article 21, that is right to protection of life and personal liberty। तो ऐसे कई सारे राइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इवन आर्टिकल 21A यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का भी जो राइट है वो इसी राइट के अंडर इंसर्ट किया जा चुका हुआ है। आर्टिकल 22 अगेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब खास बात यह है कि किसी भी तरीके की एनिमी एलियन या फिर वो पर्सन जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया उसे ये अब अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पर भी अक्यूज को चंद राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि इलीगली किसी को भी डिटेन नहीं करेंगे, अगर डिटेन किया है तो इमीडिएटली कंसर्न अथॉरिटी पार्टीज को इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाएगी। ऐसे कई सारे राइट्स वहां पर भी हमें दिए जा चुके हुए हैं। अब आइए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण आपका नहीं हो सकता, कोई भी आपको शोषित नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 स्पीक्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, बेगार या फिर विट्टी चाकरी, ऐसे कई सारे सिस्टम्स अभी भी अवेलेबल है जहां पर फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है। ठीक है, उस पर्सन के विश एंड विल के खिलाफ उसे काम में रखा जाता है, उसे कम पे किया जाता है या फिर उसे पे ही नहीं किया जाता। और दूसरा, ह्यूमंस में चाहे वो वुमेन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करवा दी जाएगी। दूसरा, आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। 6 से 14 साल के बीच जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरीके के हार्मफुल फैक्ट्रीज वगैरह में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलवा देना चाहिए। Right to religious freedom, one of the most important one. Our country has been the birthplace for many religions. आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप देख सकते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आज मैं मुसलमान हूँ, कल मैं हिंदू फॉलो करना चाहता हूँ, आज मैं हिंदू हूँ, कल क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं अपने कंसाइंस को फॉलो करूंगा, यानी कि मैं अपने हार्ट एंड सोल को फॉलो करूंगा और किसी भी रिलीजन को मैं प्रोफेस कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं खुद, स्टेट वहां पर दखल अंदाजी नहीं देगा। आर्टिकल 27 किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा अगर आप अपने रिलीजन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे प्रोफेस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सभी का अधिकार है कि आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सच बताऊं तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सरकार का, वहां पर पुश नहीं किया जाएगा किसी भी रिलीजन को, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सो 25, 26, 27 और 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये राइट्स ज्यादातर माइनॉरिटीज को लेकर हैं। एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको यहाँ पर दूं, माइनॉरिटीज का डेफिनेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, लेकिन जहां तक हम डिडक्ट कर सकें, दो काइंड ऑफ माइनॉरिटीज हमें देखने को मिलेंगे, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज, दूसरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब वैसे तो रिलीजियस माइनॉरिटीज 6 हैं हमारे इंडिया में। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अगर मैं बात करूं तो मान लो कि तेलंगाना जो कि तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है, वहां पर कोई महाराष्ट्रियन आकर जी रहा है तो उस तेलंगाना में वो महाराष्ट्रियन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज को लेकर दो इंपॉर्टेंट अधिकार, सबसे पहला आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, स्टेट उसके लिए काम करेगा, और दूसरा आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो अपनी सभ्यता को, कल्चर को, लैंग्वेज को, माइनॉरिटीज हैं, अपने ट्रेडिशंस वगैरह को बचा ले सकते हैं। अपने एजुकेशन को फर्दर पुश करने के लिए भी वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाकर भी उन्हें चला सकते हैं, सरकार वहां पर भी दखल अंदाजी नहीं देगा। अब एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 31
आर्टिकल 31 करंटली वो डिलीट किया जा चुका है, करंटली वो हिस्सा नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले ये हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन कई सारे रिफॉर्म्स लाने के बाद हर छोटी बड़ी चीज़ में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता था, कई सारा वक्त बर्बाद होता था। सो बिकॉज ऑफ दैट 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके इस आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया एंड करंटली राइट टू प्रॉपर्टी इज अ मियर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो भी करंटली 300A में राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बस एक फंडामेंटल राइट है। अब सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 32 है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किस वजह से? जितने भी अभी आर्टिकल्स हमने पढ़े ना, आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक, जो कि 31 नहीं है, तो ये सभी आर्टिकल्स जिस एक आर्टिकल के बिना पर फुलफिल किए जा सकते हैं, दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का भी फंडामेंटल राइट उल्लंघन होता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इतना पावर आर्टिकल 32 ने प्रोवाइड करता है। और जुडिशरी इन्हीं आर्टिकल्स की मदद से या फिर इन्हीं आर्टिकल की मदद से वृट्स जारी करता है। वृट्स यानी कि ऑर्डर्स। सो 5 किस्म के हमें वृट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हेबियस कॉर्पस, यानी कि वी मे हैव द बॉडी। दूसरा मैंडमस, यानी कि वी ऑर्डर। तीसरा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना किसी को। फोर्थ वन सर्शियोररी, यानी कि टू सर्टिफाई। एंड फिफ्थ वन क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये 5 वृट्स की मदद से सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी की भी जुडिशरी जो है वो वृट्स जारी करके फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन होने से बचा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये था क्विक रिवीजन फंडामेंटल राइट्स का। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।